हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं चैप्टर चल रहा है कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम की बात हम यहाँ पर कर रहे थे। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपने देख ली हैं। रिसोर्सेज से हमने स्टार्ट किया था, यानी संसाधन क्या होते हैं, जिनको आपने बोला कि मैम जो भी चीजें हमारी आसपास हैं, जो भी हमारी आवश्यकता कर रहे हैं, यानी कि हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, वो सारी चीजें संसाधन की श्रेणी में आएंगी। ठीक है ना? एक पेन से लेकर नोटबुक हो गया, बुक्स हो गई, हमारा भोजन हो गया, हवा हो गया, जल हो गया, हमारे आगे लगी हुई स्क्रीन है, आपके हाथ में जो माइक है, हमने जो वस्त्र पहने हैं, सारी चीजें संसाधन की श्रेणी में आएंगी, क्योंकि ये हमारी किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति कर रहे हैं। ठीक है ना? तो संसाधनों को आपने फर्दर क्लासिफाई किया कि उनकी वो किस प्रकार से हमें मिल रहे हैं। अगर वो प्रकृति से मिल रहे हैं तो उनको प्राकृतिक संसाधन कहा जाएगा, नेचर जो प्रोवाइड कर रहा है उसको नेचुरल रिसोर्सेज कहा जाएगा। और अगर उसको हमारे द्वारा इंडस्ट्रीज में या लेबोरेटरीज में बनाया जा रहा है, फिर उसका यूज हम कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड मैन मेड रिसोर्सेज, और मानव निर्मित या कृत्रिम संसाधन आप उनको कह रहे थे। ठीक है ना? देन नेचुरल रिसोर्सेज जो आपके आते हैं उनको आपने फर्दर क्लासिफाई किया उनकी अबंडेंस के आधार पर, या आप बोल सकते हैं कि किस प्रकार की उनकी मात्रा है नेचर में, उसके आधार पर। तो आपने बोला जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, असीमित मात्रा में जो उपलब्ध है, उसको क्या कहा जाएगा यहाँ पर? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी क्योंकि वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। और जो लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सीमित मात्रा में यहाँ पर उपस्थित है, उनको कहा जाएगा आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि जिसकी मात्रा सीमित है तो वो एक न एक समय के बाद समाप्त हो जाएगी, यानी एग्जॉस्ट कर जाएगी, तो उसको कहा जाएगा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ठीक है ना? तो यहाँ पर संसाधनों को पढ़ने के बाद आपने पढ़ा था फॉसिल फ्यूल के बारे में, कि फॉसिल फ्यूल जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर के बन रहा है, एक फॉसिल है, दूसरा फ्यूल है। नाउ व्हाट इज फॉसिल? फॉसिल किसे कहा जाता है? जीवाश्म किसे कहा जाता है? तो जितने भी मृत जीव होते हैं, उन मृत जीवों के जो अवशेष रह जाते हैं, जो कि लाखों वर्षों बाद हमें प्राप्त होते हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है? फॉसिल्स कहा जाता है, यानी जीवाश्म कहा जाता है। और फ्यूल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसको आप जला रहे हैं, कोई भी ऐसा सब्सटेंस मटेरियल जिसको जलाया जा रहा है, और जलाने का उद्देश्य ये है कि उससे हमें लाइट और हीट प्राप्त हो सके, यानी कि प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त हो सके। तो ऐसी सारी चीजों को आप फ्यूल्स की कैटेगरी में रखते हैं, चाहे वो लकड़ी है आपका, या फिर ऑयल्स की बात कर रहे हैं, कोल की बात कर रहे हैं, गैसेस की बात कर रहे हैं, तो ये सारे फ्यूल में आते हैं। नाउ व्हाट इज फॉसिल फ्यूल? तो जो भी फ्यूल आपका, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म हैं जो बरीड हैं अंडर द अर्थ, अंडर द सी, आपका समुद्र के नीचे या धरती की सतह के नीचे जो दबे हुए हैं, जो लाखों वर्ष पूर्व मर चुके थे, और उनके अवशेषों से जो ईंधन बन रहा है, उसी को फॉसिल फ्यूल कहा जा रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से फॉसिल फ्यूल के हमने तीन टाइप यहाँ पर देखे, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और नेचुरल गैस हो गया। ठीक है? कोल आपका क्या है? आपने बोला ब्लैक कलर का एक सब्सटेंस होता है, ठीक है ना, जो इतना कठोर होता है जितना पत्थर होता है, और इसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। और एक समय में ये रेलवे में जो भाप से चलने वाले इंजन होते थे, उनमें भी इसका उपयोग किया जाता था, उनको शक्ति देने के लिए, पावर प्रोवाइड करने के लिए। इट्स ऑल्सो यूटिलाइज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन थर्मल पावर प्लांट, जो आपके विद्युत संयंत्र होते हैं जहां विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वहां पर भी इसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज किया जाता था। और वेराइटी ऑफ सेक्टर्स में, अलग अलग प्रकार के सेक्टर्स में इसका उपयोग ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में किया जाता है। और जो ये आपका कोल होता है, ये बनता कैसे? जो भी आपके प्लांट्स हैं, अब जो कई लाखों वर्ष पहले किन्हीं भी कारणों से धरती की सतह के नीचे दब गए हैं, वहां पर उन्होंने बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर फील किया, बहुत ज्यादा तापमान और ऊष्मा उन्होंने क्या की, वहां पर अनुभव की, और उसके बाद जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो कोल में हो जाता है। ठीक है ना? और इसी प्रोसेस को आपका कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है ना? इसका उपयोग परफ्यूम बनाने में, प्लास्टिक, पेंट्स, ड्रग, फोटोग्राफिक मटेरियल्स बनाने में बहुत सारी जगह इसका उपयोग होता है।
कोल टार का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने देखा है इसके उपयोग का, कि रोड्स को बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेफ्थलीन बॉल्स होती है, उनको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। इसके स्थान पर, कोल टार के स्थान पर आजकल बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है रोड्स को बनाने के लिए, जो कि एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, ये आपने पढ़ लिया था। कोल गैस के बारे में आपने पढ़ लिया था। कोल से जब कोक को बनाया जा रहा होता है, उस टाइम पर जो गैस प्रोड्यूस होती है, दैट इज कॉल्ड कोल गैस। ओके, और इस कोल गैस को अलग अलग जगह एनर्जी सोर्स के रूप में उपयोग में लाया जाता है। स्ट्रीट स्ट्रीट इल्यूमिनेशन में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका हीट सोर्स के रूप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है रेदर देन लाइट। ओके, तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। नाउ हाउ वाज कोल फॉर्म। तो यहाँ पर कोल आपका कैसे बनता है, तो 320 लाख वर्षों की बात हम करते हैं, इतने लाख साल पहले सपोज कोई पेड़ दबा था किन्हीं कारणों से, उसके बाद कुछ तो नेचुरल प्रोसेसेस हुई, प्राकृतिक प्रक्रियाएं हुई, भूकंप आया, ज्वालामुखी फटा, बाढ़ आई, उसके बाद वो पेड़ जल में डूब गए, फिर उनके ऊपर मिट्टी की कुछ और लेयर्स आ गई, इस तरह परतें उनके ऊपर चढ़ती चली गई। जो सबसे ऊपर की परत है वहां पर फिर से जीवन शुरू हो गया, लेकिन वो पेड़ नीचे ही दबे रहे, जहां पर कि एक समय के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। उन्होंने बहुत ज्यादा हीट और टेम्परेचर वहां पर फील किया, साथ ही प्रेशर फील किया बहुत ज्यादा, जिसके कारण कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट कर जाते हैं, और डिकम्पोजिशन के बाद फॉसिल में कन्वर्जन होता है, और फॉसिल से आपका फ्यूल बनता है, और वो फ्यूल क्या है, कोल है। तो इस प्रकार से कोल की फॉर्मेशन होती है। तो ये एक दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है कि आज पेड़ टूटा, वो गिरा और उसके ऊपर पानी आया, कोई बाढ़ आई, पानी आया और मिट्टी आई और कल कोयला बन गया, नहीं। ये लाखों वर्षों की बात हो रही है, लगभग 320 और कई सौ लाखों वर्ष लगे उस पेड़ से उस कोयले के बनने में, ठीक है ना। तो एक ह्यूमन एज कितनी है, 70-80 ईयर्स, तो उतने सालों में कोयला नहीं बन रहा है। इसीलिए इसको हम लोग किसमें पढ़ रहे थे, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड क्वांटिटी में कोयला बन रहा है, प्रोवाइड तो हमें नेचर ही कर रही है वो, है ना। नेचुरल प्रोसेस स्वयं से कोयला बन रहा है, वहां पे कोई बैठ करके कोयला नहीं बना रहा है ना। हम लोग तो बाद में उसको वहां से निकाल रहे हैं खाली, लेकिन बन नेचर में ही रहा है, नेचर प्रोवाइड कर रही है, तो नेचुरल रिसोर्स है, लेकिन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि इतने लाख साल लग रहे हैं उसे बनने में, तो एक समय ऐसा आएगा कि अगर हम इसका अति दोहन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की कैटेगरी में इसको रखा गया है, ठीक है ना। सेम हमने पेट्रोलियम पे भी बात की थी कि पेट्रोलियम क्या होता है। पेट्रोलियम के अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। ये आपका दो वर्ड से बना होता है, पेट्रा प्लस ओलियम। पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। तो ऐसा ऑयल जो रॉक्स के बीच से, यानी चट्टानों के बीच से निकलने वाला जो तेल है, उसको पेट्रोलियम कहा जा रहा है। अब कैसी प्रकार की चट्टानों के बीच से ये निकल रहा है, ये बनता है आपका समुद्र के अंदर, यानी समुद्र के अंदर एक समुद्री जीवन है, जलीय जीवन चल रहा है। जलीय जीवन में जीव है, वहाँ पौधे भी हैं, अलग अलग पादप हैं, और अलग अलग जंतु भी हैं वहां पर। वो मर गए, मर करके वो कहाँ जाएंगे, समुद्र की सतह पर चले जाएंगे नीचे। फिर क्या होगा, उनके ऊपर रेत, क्ले, अलग अलग चीजें आएंगी, और फिर वही उसके ऊपर कई सारी लेयर्स आ जाएंगी, और अभी क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी एनवायरमेंट से। हीट, और वहां पर यानी कि टेम्परेचर, हीट नहीं बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। टेम्परेचर और वहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर, वो चीजें फील करेंगे सारे ऑर्गेनिज्म। धीरे धीरे फॉसिल में कन्वर्जन होगा, देन आपका फ्यूल बनेगा, और वही फ्यूल क्या है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस है, ठीक है ना। तो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो सेम है, बस इनकी जो आप बोलेंगे कि अकरेंस है, या जो पाए जा रहे हैं, आपका नेचुरल गैस ऊपर पाई जाती है, क्योंकि गैस ऊपर उठती है ना, हल्की होती है, तो नेचुरल गैस आपको पहले मिलेगी। जब भी वेल्स बनाएंगे, कुएं बनाएंगे उनको तेलों को निकालने के लिए, तो पहले आपको नेचुरल गैस मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर और नीचे गहराई में जाएंगे, तब आपको क्या मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगी, ठीक है ना। नाउ आपने बोला मैम पेट्रोलियम के, मैंने आपको बोला था होमवर्क में रिफाइनिंग पढ़ के आना, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है, कच्चा तेल है आपका, उस कच्चे तेल के अलग अलग घटक है, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो उन कंपोनेंट्स को आपने प्राप्त करना है ना। तो उसके लिए रिफाइनिंग की आवश्यकता होगी। तो रिफाइनिंग क्या है, उस पेट्रोलियम को जो थिक आपका विस्कस लिक्विड है, उसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा, और अलग अलग टेम्परेचर पर फिर उसके अलग अलग कंपोनेंट्स निकलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, इस प्रकार से आप लोग
यूज करेंगे और इसमें आपने पेट्रोलियम डाल दिया, ठीक है, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जैसे आप धीरे धीरे तापमान बढ़ाते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जब होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहां पर आपका गैस बनेगी। फिर 150 डिग्री सेल्सियस पर आपने गैसोलीन प्राप्त कर लिया, 200 डिग्री सेल्सियस पर केरोसिन आपको प्राप्त हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस पर डीजल प्राप्त हो गया, 370 डिग्री पर आपको फ्यूल ऑयल प्राप्त हो गए, 400 डिग्री पर आपने लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्सेस, ये सारी चीजें प्राप्त कर ली, ठीक है। और आप यहाँ से क्या करें, क्रूड ऑयल जो है उसकी सप्लाई करते जाए। तो ये अलग अलग इसमें फ्रैक्शन बने हुए हैं जहां पर कि अलग अलग टेम्परेचर पर आप अलग अलग कंपोनेंट्स को प्राप्त करें। तो पेट्रोलियम इज अ थिक विस्कस लिक्विड विद अ डार्क कलर। ओके, पेट्रोलियम आपका है क्या, एक थिक यानी कि गाढ़ा बोल सकते हैं, और विस्कस लिक्विड है जिसका कि एक डार्क कलर होता है जो आप यहाँ से डालो। क्रूड ऑयल, क्रूड का मतलब क्या है, कच्चा, कच्चा तेल जो है। इट हैज एन अनप्लीजेंट ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब क्या है, स्मेल, इसमें एक अजीब प्रकार की गंध आती है, ठीक है ना। It is made up of a variety of ingredients such as petroleum gas, gasoline, diesel, lubricating oil, paraffin wax and so on, ठीक है ना। जो वो क्रूड ऑयल धरती की सतह के नीचे से निकाला गया है उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स है, उसके अलग अलग चीजें हैं। यानी वो सिर्फ पेट्रोलियम का मतलब सिर्फ पेट्रोल नहीं है, उसमें पेट्रोल भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें केरोसिन भी है, गैसोलीन भी है, वैक्सेस भी है, लुब्रिकेटिंग ऑयल भी है, फ्यूल ऑयल्स भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप उन अलग अलग कंपोनेंट्स को उस कच्चे तेल से प्राप्त करेंगे। सो रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम। ओके, तो शोधन के द्वारा, रिफाइनिंग किसे कहा जा रहा है, शोधन को। तो शोधन के द्वारा ही हम वो जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स को या फ्रैक्शन को प्राप्त कर रहे हैं। इट टेक्स प्लेस इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये कहाँ होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में होता है। ऐसे नहीं होता कि घर में हम कच्चा तेल ले आए उसको हम उबालने लगे, नहीं, इसके लिए भी प्रॉपर एक प्रोसेस होगी जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी में हम उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे और कच्चे तेल से इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को प्राप्त करेंगे। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम आपका हो गया। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज पेट्रोकेमिकल्स, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम होता है या नेचुरल गैस है आपका, क्योंकि इनका उपयोग बहुत सारी चीजों को बनाने में हो रहा है, इनको पेट्रोकेमिकल के नाम से भी हम जानते हैं। दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइक डिटर्जेंट, फाइबर्स, polyester, nylon, acrylic, etc., polythene एंड अदर मैन मेड पॉलीमर्स, ठीक है ना। इनका उपयोग डिटर्जेंट बनाने में हो रहा है, फाइबर अलग अलग प्रकार के रेशे बनाने में इनका उपयोग हो रहा है, जैसे पॉलिस्टर होता है आपका, नायलॉन होता है, एक्राइलिक होता है, या फिर इसके अलावा पॉलीथीन होता है, और अलग बहुत प्रकार के पॉलीमर्स जो होते हैं, बहुलक होते हैं, उनका उनको बनाने में इसका उपयोग होता है। फर्टिलाइजर्स आर made from hydrogen gas which is derived from natural gas urea, ठीक है ना।
फर्टिलाइजर्स को बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है, और चूंकि हाइड्रोजन कहाँ से, नेचुरल गैस से आपको मिल रही है, देन पेट्रोलियम इज समटाइम्स नोन एज ब्लैक गोल्ड ड्यू टू इट्स हाई कमर्शियल वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वन लाइनर भी बनता है कि किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट वन इज नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस क्या है, तो प्राकृतिक गैस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सीएनजी, कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो कंप्रेस नेचुरल गैस के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि आजकल बहुत सारे व्हीकल में सीएनजी, ग्रीन कलर का एक लोगो लगा रहता है और उसमें सीएनजी लिखा रहता है, तो सीएनजी से चलने वाली गाड़ी है। तो सीएनजी क्या है, वही जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है आपको ऊपर देखने को मिल रही है। तो compressed natural gas is a very essential fuel since it is easy to transfer through pipes and can be compressed and stored under high pressure. Okay, जो आपका सीएनजी है ये बहुत अच्छा एक फ्यूल है, क्योंकि इसको ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है पाइप्स के थ्रू। और आपने देखा ना, खुदाई कर रहे हैं तो पहले आपको गैस मिल रही है, पेट्रोलियम थोड़ा और नीचे मिल रहा है, तो वो भी अच्छा है। इसके अलावा इसको स्टोर करना अच्छा है, कंप्रेस कर सकते हैं आप, गैस बहुत ज्यादा है, कंप्रेस करके छोटे उसमें आ जाएगी कंटेनर में, स्टोर करना अच्छा है अंडर हाई प्रेशर। इट डज नॉट पोल्यूट द एनवायरमेंट एंड हैज अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू। Now what is calorific value? It does not pollute the environment. ये environment यानी जो हमारा पर्यावरण है उसको ये प्रदूषित नहीं करता है। ठीक है, और हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है कि आप किसी भी चीज का जितना जला रहे हो उसमें कितनी ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो आप जलाते तो सबका क्या होता है, जैसे 1 किलोग्राम आपने लकड़ी जलाई और 1 ही किलोग्राम आपने सीएनजी जलाया, है ना, तो वहां पर लकड़ी से जो निकलने वाली ऊष्मा होगी वो कम होगी, लेकिन सीएनजी ज्यादा आपको ऊष्मा प्रोवाइड करेगी, तो इसलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कैसी है, हाई है। सीएनजी इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इट इज नाउ यूज्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल फ्यूल। ओके, इसका उपयोग व्हीकल फ्यूल के रूप में भी किया जा रहा है, यानी कि गाड़ियों में भी ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इट इज अ क्लीनर फ्यूल। ठीक है, एक कैसा है, ये साफ सुथरा ईंधन है। क्यों, क्योंकि ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है, इससे कि कोई किसी भी प्रकार का पॉल्यूटेंट या प्रदूषक नहीं निकल रहा है। ओके, तो ये सब हो गया किसके बारे में, नेचुरल गैस के बारे में। नोट करेंगे आप लोग जल्दी से, फिर हम लोग आगे पढ़ें। चलिए, तो नेचुरल गैस के बारे में क्या पढ़ा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एक बहुत ही आवश्यक ईंधन है, क्योंकि इसे पाइपों के माध्यम से स्थानांतरित करना आसान है और इसे उच्च दबाव में संपीड़ित और संग्रहित किया जा सकता है। यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है और इसका उच्च कैलोरी मान होता है। सीएनजी का उपयोग बिजली उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहन ईंधन के रूप में भी किया जाता है और यह एक स्वच्छ ईंधन है। ओके, तो जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो इसको नोट कर लेंगे। चलिए, नाउ नेचुरल गैस इज ऑल्सो utilized as a raw material in the production of a wide range of chemicals and fertilizers.
India has enormous natural gas reserves. Natural gas has been discovered in Tripura, Rajasthan, Maharashtra, and the Krishna Godavari Delta in our country. The availability of coal and petroleum is restricted. We should use them with caution. The Petroleum Conservation Research Association in India offers tips on how to save petrol and diesel when driving. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या बताया गया है कि बहुत सारे नेचुरल गैस के रिजर्व हैं हमारे पास। कहाँ कहाँ नेचुरल गैस आपको मिल रही है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में। अवेलेबिलिटी कोल और पेट्रोलियम की क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको इनको यूज करना चाहिए विद कॉशन, ठीक है ना। एंड द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, पीसीआरए का फुल फॉर्म भी आता है कभी कभी, इन इंडिया ऑफर्स टिप्स ऑन हाउ टू सेव पेट्रोल एंड डीजल व्हेन ड्राइविंग, ठीक है ना। तो पीसीआरए हमें बताती है कि जब हम ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें किस तरह से डीजल और पेट्रोल को सेव करना है, ठीक है ना। तो वो टिप्स देते हैं, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो वो हमें फॉलो करने चाहिए। चलिए, चलिए, अब हम कुछ और देखते हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक गैसों की बात हम कर रहे हैं, एडवांटेजेस क्या क्या है। फॉसिल फ्यूल के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो एडवांटेजेस क्या क्या है, लाभ क्या क्या है इसके। फॉसिल फ्यूल्स कैन जनरेट अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट अ सिंगल लोकेशन, ठीक है ना। एक ही स्थान पर ये क्या करते हैं, बहुत ज्यादा विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। दे कैन बी फाउंड वेरी इजीली, आसानी से ये उपलब्ध होते हैं। एंड दे आर कॉस्ट इफेक्टिव, सस्ते होते हैं थोड़ा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड गैस कैन बी डन इजीली थ्रू पाइपलाइन। ऑयल और गैस का जो क्या कर रहे हैं हम लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं, तो वो आसानी से हम ले जा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसपोर्टेशन है इनका, वो इजी है या आसान है, आप बोल सकते हैं। दे हैव बिकम सेफर ओवर टाइम, समय के साथ साथ ये कैसे हैं, सेफर भी हमें फील हो रहे हैं। डिस्पाइट बीइंग अ फाइनाइट रिसोर्स, इट इज अवेलेबल इन प्लेंटी। भले ही हम ये बोल रहे हैं कि कोल एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में है, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल की कैटेगरी में है, फिर भी इनकी मात्रा इतनी अधिक है कि हम कितने वर्षों से इनको यूज करते आ रहे हैं, पर अभी भी ये समाप्त नहीं हुए, ठीक है ना। ये आपके सारे एडवांटेजेस हैं। लाभ, जीवाश्म ईंधन एक ही स्थान पर बड़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, इन्हें बहुत आसानी से पाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। वे लागत प्रभावी होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इनकी सस्ते में उपलब्ध होता है, ऐसे बोल सकते हैं। पाइपलाइनों के माध्यम से तेल और गैस का परिवहन आसानी से किया जा सकता है। ये समय के साथ सुरक्षित हो गए हैं, या सुरक्षित महसूस करवाते हैं, और सीमित संसाधन होते हुए भी यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। नाउ व्हाट आर डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। फॉसिल फ्यूल्स emit carbon dioxide when burned, which is a major greenhouse gas and the primary source of pollution. This has contributed to global warming. Okay, जब फॉसिल फ्यूल जलते हैं तो जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपकी उत्पन्न होती है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, और जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है। ओके, they are a non-renewable resource that is once used they cannot be replaced. Okay, फॉसिल फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल आपका नॉन रिन्यूएबल है, यानी कि गैर नवीनीकरण आप जिसे कहते हैं, जिसको कि नवीकरण जिसका नहीं हो रहा है, जो रिन्यू नहीं हो रहा है, दोबारा प्राप्त नहीं हो रहे हैं आपको, ठीक है। तो एक बार आपने उपयोग कर लिया, फिर समाप्त हो जाएंगे। ओके, combustion of fossil fuels make the environment more acidic. This has led to unpredictable and negative change in the environment. ठीक है ना, इनके कंबशन से, इनके दहन से आपका क्या हो रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है एनवायरमेंट में, ठीक है। ज्यादा एसिडिक हो रहा है, यानी अम्लीय हो रहा है आपका जो एनवायरमेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनप्रिडिक्टेबल और नेगेटिव चेंजेस आपको एनवायरमेंट पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कभी भी बारिश हो जाती है, किसी ऐसे स्थान में बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है जहाँ संभावना ही नहीं है बारिश होने की, सूखा पड़ जाता है, तो ऐसे नेगेटिव चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉजेज फेटल डिजीजेस अमंग द पीपुल। फॉर एग्जाम्पल, द कोल माइनर्स ऑफन सफर फ्रॉम ब्लैक लंग डिजीज। The natural gas drillers are constantly exposed to chemical and silica, which is dangerous for their health. Okay, तो क्या कहा जा रहा है, इनका जो क्या है,
हार्वेस्टिंग, इनको जो निकाला जा रहा है, प्राप्त किया जा रहा है, उसमें भी क्या हो रहा है, जो लोग लगे हुए हैं इस काम को, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को या आपका नेचुरल गैसेस को निकाल रहे हैं वहां से, तो उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे जो कोल माइनर्स होते हैं, कोयले की खदान में जो कोयला निकाल रहे हैं, उनको ब्लैक लंग डिजीज हो जाता है, जो लंग से रिलेटेड आपका एक डिजीज है, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेचुरल गैस के लिए ड्रिलर्स हैं, जो वहां पर काम कर रहे हैं, ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं और नेचुरल गैस को बाहर निकाल रहे हैं, उनको भी क्या हो जाते हैं, कई सारे डेंजरस हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, हानियां आप बोल सकते हैं इससे हो रही है, नुकसान बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़े। ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ आपका समाप्त होता है। आने वाले सेशन में हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स लेकर चलेंगे। बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।